जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को हम देखेंगे आज। 10th क्लास केमिस्ट्री और इसका चैप्टर नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है आपका लोन के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास सेक्शन को देखने से पहले हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए जो हम कल भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक है रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड हमारे पास टर्म है एक्चुअल मास। ये दो टर्म्स हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक है रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड है हमारे पास एक्चुअल मास, ठीक है। एक्चुअल मास अब क्या होता है हमारे पास और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट किसी भी चीज़ का जब आपको कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका मतलब है स्पीड क्या है उस रिएक्शन की, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी रेट की जो रिएक्शन है हमारे पास उसकी स्पीड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड के बारे में डिस्कस किया जाता है। और एक्चुअल मास कौन सा मास होता है, वो मास होता है जो हमारे पास टेक पार्ट यानी कि हिस्सा ले रहा होता है केमिकल रिएक्शन में। उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्चुअल मास का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्चुअल मास की डेफिनेशंस तो पता चल गई हमें, हम कल इसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कल से, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसका लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ चलते हैं। इन दो टर्म्स को आपने जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल मास की वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एक्चुअल मास हमारे पास होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम चिकन लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है। हम 5 किलो फॉर एग्जांपल चिकन लेकर आते हैं और जब हम चिकन लेकर आते हैं 5 किलो तो हम उसमें से 2 किलो जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, कुकिंग में यूज़ कर लेते हैं। और बाकी 3 जो है वो 3 किलो जो है हम वो फ्रिज में रख देते हैं और उसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो एक्चुअल मैस होगा उस चिकन का वो 2 ग्राम होगा। जो 2 किलोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, 2 किलो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो 2 किलो होगा, ठीक है। वो 2 किलो ही होगा क्योंकि वो ही टेक पार्ट कर रहा है हमारी कुकिंग में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 किलो हमने चिकन जो यूज़ किया है वो हमारा क्या है, एक्चुअल मैस है हमारा, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए से। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि वाटर हम बनाते हैं 2H2+O2 एरो 2H2O, ठीक है। तो एक्चुअल मैस जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज़ हो रहा है, हमारे पास हाइड्रोजन का एक्चुअल मैस यूज़ हो रहा है 2 मोल्स। 2 मोल्स यूज हो रहा है और ऑक्सीजन जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है। तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन हमारे पास मिलकर 2 मोल्स हमें दे रहे हैं वाटर के, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल मैस, ठीक। अब हम अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखें स्टार्ट में क्या होता है, अगर हम इसी एग्जाम्पल को ले लें, 2 ग्राम हमारे पास या 2 मोल्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और 1 मोल हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन एक्चुअल मैस है हाइड्रोजन का, ठीक है, जो टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। और ऑक्सीजन का 1 मोल है, ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, 2 मोल वाटर मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्चुअल मैस, ठीक। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो हमारे पास जितने रिएक्टेंट होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअल मैस के, ठीक है। तो हमारे पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारे पास रिएक्टेंट के अमाउंट अगर ज्यादा है यानी कि एक्चुअल मैस रिएक्टेंट का ज्यादा है तो इसका मतलब है हमारे पास रेट जो है वो ज्यादा प्रोसीड करेगा, तेजी से प्रोसीड करेगा, फास्ट प्रोसीड करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम है तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगा, स्लो होगा, स्पीड अप नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन में भी यही है। पहले हम थोड़ा सा इसकी जो है डिस्कवरी की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन जो है हमारे पास वो किसने दिया था, C.M. गुलबर्ट्स ने। और हमारे पास पीटर विट्ज ने 1869 में दिया था इसे। 1869 में हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो प्रपोज किया गया था या फॉर्मुलेट किया गया था। डिफरेंट इन्होंने रिवर्स रिएक्शंस को लिया था, स्टडी किया था, उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को क्या है, प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने
हर चीज़ में जहाँ भी हमें एक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना होगा, एक बात याद रखिएगा, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही लेना है, फॉरवर्ड रिएक्शंस को नहीं लेना, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का ही हम रेट ऑफ जो भी फाइंड आउट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया या रेट ऑफ रिएक्शन हो गया या फिर एक्चुअल अमाउंट हो गया, ठीक है, वो सारी हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस के फाइंड आउट करेंगे। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट, इसे हमने दो में कन्वर्ट कर लिया है मैंने, एक पोर्शन और दूसरा पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन में जस्ट इंडिविजुअल के, फर्स्ट पोर्शन में जस्ट जो है इंडिविजुअल की बात की जा रही है, इंडिविजुअल के मैस की, एक्टिव मैस की बात की जा रही है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंडिविजुअल में द रेट ऑफ एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज एक्टिव मैस। रेट जो होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन एरो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम एक एरो नहीं लगा सकते, डबल हेडेड एरो आएगा हाफ हाफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्चुअल जो रेट है वो सब्सटेंस का, वो क्या करता है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस के, टू इट्स एक्टिव मासेस। द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass, ठीक है। यानी कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट्स का मास होगा, एक्चुअल एक्टिव मास, मैंने आपको पहले बता दिया था एक्टिव मास हमारे पास है क्या, जो एक्चुअल मास हम कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उतना ही रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट में प्रोसीड करेंगे, और उतना ही रिएक्शन जो हमारे पास क्या होगा, फास्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास ये मेन रोल प्ले कर रहा है। अगर एक्टिव मास ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और अगर एक्टिव मास कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर सेकंड उसने बात की है, सेकंड जो हमारे पास है ये तो इंडिविजुअल की थी, ठीक है, कि हाइड्रोजन अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्टिव मास ज़्यादा है और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है। ये तो इंडिविजुअल की बात की थी। सेकंड वाले पोर्शन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ए सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस है, इन दोनों सब्सटेंस के जो हमारे पास मोल्स हैं, यानी कि एक्टिव मासेस हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा है, टोटल एक्टिव मास बन जाएगा। ये टोटल एक्टिव मास की बात करें, टोटल एक्टिव मास हमारे पास दोनों सब्सटेंस का हो जाएगा, जो हमारे पास रिएक्ट करें हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दोनों का जो टोटल एक्टिव मास होता है, अगर वो ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट क्या है, ज्यादा आगे प्रोसीड करेगा या फास्ट प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो ये तो था एक जनरल सी बात जो हमने इसमें डिस्कस कर ली है, एक्टिव मासेस और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, एक्टिव मासेस और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि सेकंड हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन को हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था। तो हम एक्सप्रेशंस की तरफ आते हैं। एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो हमारे पास एग्जाम में बात आती है, वो आती है जनरल एक्सप्रेशन की बात आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अब पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए कि एक्टिव मास है, एक्टिव मास, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी जनरल से ले लेते हैं, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ठीक है। ये हमारे पास जनरल से एक इक्वेशन है। ए हमारे पास सब्सटेंस है, उसका रिएक्टेंट है, और बी हमारे पास भी सब्सटेंस है, ये भी रिएक्टेंट है, ठीक है। तो एक्टिव मास इन दोनों का ही होगा, 1 मोल है, ठीक है। इनको हमने किस में पुट करना है, ब्रैकेट में पुट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो टर्म यूज होती है, जो यूनिट यूज होता है, वो होता है मोल डेसीमीटर क्यूब। अगर तो आप यहाँ पे स्लैश डाल रहे हैं बीच में तो फिर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, जस्ट मोल डेसीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब हम एक जनरल सी एग्जांपल, इसी जनरल सी एग्जांपल को लेते हैं और इसके ज़रिए से हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखती हूँ, ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो सी प्लस डी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, और ये हमारे पास क्या है,
प्रोडक्ट है। इसके कॉफिशिएंट्स को लगा देते हैं। कॉफिशिएंट्स का मतलब ये है कि ये ए जो है हमारे पास, ये स्मॉल ए शो कर रहा है, ये इसका एक्चुअल या एक्टिव मैस है, ठीक है। बी जो है ये भी शो कर रहा है, ये इसका बी सब्सटेंस का क्या है, एक्टिव मैस है। सी स्मॉल सी शो कर रहा है, ये सी का जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसका एक्टिव मैस, और स्मॉल डी जो है वो एक्टिव मैस को शो कर रहा है डी के, ठीक है, जो प्रोडक्ट है हमारे पास डी बना हुआ। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, हमने कहा था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमारे पास है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के, ठीक है। ये कोफिशिएंट हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ के मोल्स की या एक्टिव मैस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है बेटा। ओके, ये है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट्स के, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर के एफ से रिप्रेजेंट कर दिया जाए कांस्टेंट से, ठीक है, और वो भी फॉरवर्ड रिएक्शन के, और साथ में ए आपके पास रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट, बी रिएक्टेंट है और उसका कोफिशिएंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास बन गया। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस तरह होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रोडक्ट आपका उसका कोफिशिएंट और आपका डी आपका प्रोडक्ट और उसका कोफिशिएंट, ठीक है। अगर इसकी हम के एफ कांस्टेंट रिवर्स का फाइंड आउट करें तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा, के आर सी हमारे पास प्रोडक्ट और डी हमारे पास प्रोडक्ट उसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो हमने एक जनरल सी एग्जांपल ले ली है, ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स को लिख लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका डायरेक्टली, हमने कहा था कि एक्विलिब्रियम लिखना है हमने, यानी कि कांस्टेंट एक्विलिब्रियम लिखना है इसका। जब हम कांस्टेंट एक्विलिब्रियम, लास्ट टाइम भी हमने बात की कि एक्विलिब्रियम, कांस्टेंट एक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। इस बात को हमने डिस्कस किया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ये आपने लिखा हुआ के एफ हमारे पास आ जाता है ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह के फॉर रिवर्स के लिए आ जाता है हमारे पास सी का कोफिशिएंट एंड डी का कोफिशिएंट, ठीक है। ओके, ये बात हमने क्लियर कर ली है। ये बात मैं यहाँ से रेस करने लगी हूँ, हमारे पास वाइट बोर्ड पे जगह कम है, ठीक है। तो ये मैं रेस कर रही हूँ और इसको आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे किस तरह से हमने एक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, निकालना है यहाँ से। ओके, अगर मैं इसके आर को इस साइड पे ले जाऊं, इक्वल के दूसरे वाली साइड पे, ठीक है, लेफ्ट वाली साइड पे, तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, के एफ डिवाइडेड बाई के आर लिखा जाएगा। और अगर मैं इस चीज़ को इसके राइट साइड पे ले आऊं तो ये क्या है, डिवाइड होगा। तो आपके प्रोडक्ट शुरू में आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे, और आपके रिएक्टेंट जो है वो क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जो है वो इसका बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब के एफ एंड के आर इज इक्वल टू के सी, ठीक है। के सी हमारे पास क्या होता है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा। और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट एंड देन कोफिशिएंट, रिएक्टेंट्स एंड देन उनका कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास जनरल सी एक एग्जाम्पल। अब के सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, के एफ एंड के आर, रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये के सी जो है इसकी डेफिनेशन अगर हम करने लगे तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस, ठीक है,
मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, ठीक है, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के, ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड बात जो हमारे पास की है, और उसने कहा है कि ये जो रेज किया जाता है पावर को इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में था तो हमने इसे ऊपर लिख दिया, ठीक है, जो मैं 1 और 2 के जरिए से एक्सप्लेन कर रही थी। ओके, इसके बाद हमें 2-3 एग्जांपल्स और कही गई हैं। केस सी में आपने एक बात याद रखनी है कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपने नोमिनेटर में अपने प्रोडक्ट को रखना है और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा, रिएक्टेंट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से और एक्सप्रेशन हम लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपका जो है लॉ ऑफ मास एक्शन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आल्सो गिव इट्स एग्जांपल्स या फिर डिराइव इट्स जनरल इक्वेशन, ठीक है, डिराइव इट्स जनरल एक्सप्रेशंस या फिर जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, ये तो हमने जनरल से जो है वो एक्सप्रेशन को शो कर दिया है, केस ही निकाल दिया है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल N2 + 3H2, अमोनिया की एग्जांपल है हमारे पास 2NH3। तो हमें पता है कि एक्टिव मास यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना है, हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है, एक्टिव मासेस। इसका मतलब है ये कोफिशिएंट में जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, कोफिशिएंट में जाएगा क्योंकि ये एक्टिव मास है, मोल्स में आता है, ठीक है बेटा। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। देन 2 को हमने दोबारा से जो है हमने कोफिशिएंट में लेकर गए हैं क्योंकि ये एक्टिव मास है और मोल्स में है, ठीक है बेटा। तो अब केसी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए हमने कहा था हमारा प्रोडक्ट जो है वो नोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर में हमारे क्या आ जाते हैं, रिएक्टेंट्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो है हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन जिसे हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह से हम अगर और एक्सप्रेशन लिखना चाहें किसके, NO2 के, एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो भी सेम इसी तरह से ही लिखा जाएगा, ठीक। तो ये था हमारे पास सिंपल सा लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। डिस्क्राइब करने का कह दिया जाता है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। आपने इसी तरह से 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी होगी और साथ में जो है जनरल सा एक्सप्रेशन लिखना होगा, और जनरल एक्सप्रेशन में आपने इसका केसी को फाइंड आउट करना होगा जो कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन को लिखना होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और इसी तरह से ये आपने सारा कुछ अरेंज करके लिखना होगा, ठीक है। अगर जनरल एक्सप्रेशन का पूछ लिया जाए तो जैसे मैंने ए एंड बी की एग्जाम्पल दी थी उस तरह से आप लोग करोगे, और अगर स्पेसिफिक आपको जो है एक कोई भी एग्जाम्पल दे दी जाए, कहा जाए कि अमोनिया का जो है जनरल आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इसी तरह से अगर वाटर का पूछ लिया जाए तो वाटर का भी आप इजीली लिख सकते हैं, और अगर आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ लिया जाए वो भी आप इजीली लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड का भी जो है आप केसी के वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस चैप्टर में सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बार आ जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर इसके बारे में अभी भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपने डिस्कशन करनी है तो आप उनसे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।